अगर एक ऐसी गाड़ी के बारे में सोचा जाए, मतलब एक ऐसी कार जिसमें कोई एक्सेलरेटर ही ना हो, तो वो सफर कैसा होगा? बिना एक्सेलरेटर की गाड़ी सोचकर ही थोड़ा अजीब लगता है ना? मतलब या तो वो गाड़ी सीधे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की पूरी रफ्तार पर दौड़ेगी या फिर पूरी तरह से बंद हो जाएगी। बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। बिल्कुल। और हर बार जब गाड़ी स्टार्ट होगी तो एक भयंकर झटका लगेगा। एकदम सही। बहुत सारा ईंधन बर्बाद होगा और इंजन पर इतना दबाव पड़ेगा कि वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। लेकिन और यहीं पर आज के इस डीप डाइव का मुख्य विषय आता है। हैरानी की बात यह है कि दुनिया भर की बहुत सारी इंडस्ट्रियल मशीनें, बड़े बड़े वाटर पंप्स और HVAC सिस्टम्स दशकों तक बिल्कुल इसी तरह काम करते रहे हैं। हाँ, और ये सच में सोचने वाली बात है। पुराने फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर सिर्फ ऑन या ऑफ की भाषा समझते थे। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम दी इंजीनियरिंग माइंडसेट चैनल के एक बेहतरीन स्रोत को आधार बनाकर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स यानी VFDs की दुनिया को गहराई से समझने वाले हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे ये तकनीक हमारी इलेक्ट्रिक मोटर्स को वो एक्सिलरेटर देती है जिसकी उन्हें हमेशा से ज़रूरत थी। और ये भी कि कैसे ये मॉडर्न इंजीनियरिंग और ऊर्जा बचाने के लिए इतनी ज़रूरी हो गई हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि VFD, जिन्हें AC ड्राइव भी कहा जाता है, वो सिर्फ एक साधारण पुर्जा नहीं है। ये बिजली के बुनियादी नियमों को अपने फायदे के लिए मोड़ने का एक बहुत ही शानदार सिस्टम है। हाँ, मतलब बिजली को अपने हिसाब से कंट्रोल करना। बिल्कुल। डैनफोर्स के इन्वर्टर कंप्रेसर्स का उदाहरण लिया जा सकता है, जिसका जिक्र हमारे स्रोत में भी किया गया है। पुराने सिस्टम्स में जब किसी बिल्डिंग को ठंडा करना होता था तो एक विशाल कंप्रेसर अपनी 100% ताकत के साथ चालू होता था और ग्रिड से भारी मात्रा में बिजली खींचता होगा। एकदम सही। और जैसे ही तापमान सही होता वो झटके से बंद हो जाता था। लेकिन जब इन कंप्रेसर्स को VFD जैसी वेरिएबल स्पीड तकनीक के साथ जोड़ा जाता है तो ये कूलिंग की जरूरत को बिल्कुल सटीकता से मैच कर लेते हैं। अच्छा, मतलब अगर बिल्डिंग को सिर्फ 30% कूलिंग चाहिए तो कंप्रेसर भी सिर्फ 30% की रफ्तार से ही चलेगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि सिस्टम केवल उतनी ही ऊर्जा का इस्तेमाल करता है जितनी उस पल जरूरत होती है। इससे मशीन की उम्र तो बढ़ती ही है, साथ ही ऊर्जा की इतनी भारी बचत होती है जिसका सीधा असर बिजली के बिल और पावर ग्रिड की स्थिरता पर पड़ता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही काम की चीज है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को गहराई से समझने के लिए हमें पहले उस ऊर्जा को समझना होगा जिसे VFD कंट्रोल करता है। मेरा मतलब है हमारी बिजली को। हाँ, ये बहुत जरूरी है और स्रोत में इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। डायरेक्ट करंट, जिसे हम DC कहते हैं, इसे एक ऐसी नदी के बहाव की तरह समझा जा सकता है जो सिर्फ एक ही दिशा में बहती है। बैटरी या सोलर पैनल से हमें यही DC बिजली मिलती है जिसमें प्रवाह एकदम सीधा होता है। एक तरफा प्रवाह। हाँ, वहीं दूसरी तरफ है ऑल्टरनेटिंग करंट यानी AC। इसकी तुलना समुद्र की लहरों से की जा सकती है। जैसे समुद्र का पानी हाई टाइड और लो टाइड के बीच लगातार आगे और पीछे बहता है, वैसे ही AC बिजली में तांबे के तार के अंदर बहाव लगातार आगे पीछे होता रहता है। हमारे घरों और कारखानों में ग्रिड से यही AC बिजली आती है। बिल्कुल। और इस आगे पीछे होने की प्रक्रिया के पीछे का विज्ञान पावर प्लांट के जनरेटर में छिपा होता है। मैं थोड़ा इसका तकनीकी हिस्सा बताती हूँ। हाँ प्लीज, ये काम कैसे करता है? तो देखिए, जनरेटर के अंदर तांबे की कॉइल्स होती हैं और उनके बीच में एक चुंबक घूम रहा होता है। जब वो चुंबक घूमता है तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव हिस्सा बारी बारी से कॉइल के पास से गुजरता है। तो वो चुंबक कॉइल के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को धकेलता और खींचता है। एकदम सही। यही चुंबक कॉइल के अंदर एक बार आगे की तरफ दबाव बनाता है और फिर पीछे की तरफ खींचता है। जब चुंबक कॉइल के बिल्कुल सामने होता है तो चुंबकीय क्षेत्र सबसे मजबूत होता है और फिर धीरे धीरे शून्य हो जाता है। यही लगातार होने वाला पुश पुल एक लहर बनाता है जिसे साइन वेव कहते हैं। अच्छा, तो DC की तरह इसमें वोल्टेज एक समान नहीं रहता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शून्य से अधिकतम तक जाता है, फिर शून्य पर आता है, फिर नेगेटिव दिशा में अधिकतम तक जाता है और वापस शून्य पर आ जाता है। और यहीं से फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आता है। वही फ्रीक्वेंसी जिसे हम हर्ट्ज में नापते हैं। हाँ, स्रोत स्पष्ट करता है कि उत्तरी अमेरिका में 60 हर्ट्ज की बिजली का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि जनरेटर का चुंबक इतनी तेजी से घूम रहा है कि वो साइन वेव
1 सेकंड में 60 बार खुद को दोहराती है। और क्योंकि हर वेव में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हिस्सा होता है, तो इसका मतलब है कि बिजली की दिशा 1 सेकंड में 120 बार बदलती है। बिल्कुल सही गणित लगाया आपने। और बाकी दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में 50 हर्ट्ज की बिजली होती है, यानी दिशा 1 सेकंड में 100 बार बदलती है। अब इंडस्ट्रियल लेवल पर आमतौर पर 3 फेज बिजली का इस्तेमाल होता है। 3 फेज मतलब 3 अलग-अलग तार? हाँ, जहां जनरेटर के अंदर 3 अलग-अलग कॉइल्स को एक दूसरे से 120 डिग्री की दूरी पर रखा जाता है। इससे 3 अलग-अलग साइन वेव्स बनती हैं जो एक दूसरे के पीछे चलती हैं। अब यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही अजीब सा सवाल आ रहा है। ये सच में बहुत दिलचस्प है। बताइए क्या सवाल है? अगर 3 फेज बिजली में तीनों तार एक साथ जनरेटर से आ रहे हैं और तीनों में ऊर्जा इतनी तेजी से आगे पीछे भाग रही है, तो वो आपस में टकराते क्यों नहीं है? ये तो ऐसा लगता है जैसे एक ही पाइपलाइन में 3 अलग-अलग दिशाओं से भारी दबाव में पानी छोड़ दिया गया हो। कोई बड़ा धमाका क्यों नहीं होता? अरे ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये टकराव इसलिए नहीं होता क्योंकि वे तीनों वेव्स कभी भी एक ही समय पर अपने पीक पर नहीं पहुंचती। मैंने अभी जो जनरेटर में कॉइल्स के बीच की 120 डिग्री की दूरी की बात की थी ना, हाँ, वो दूरी। बस वो दूरी ही यहाँ सबसे अहम भूमिका निभाती है। इसका मतलब ये है कि जब पहले फेज में करंट अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा होता है, तब दूसरे और तीसरे फेज में करंट की दिशा और ताकत अलग होती है। अच्छा, तो वो एक ही समय पर पीक पर नहीं होते? बिल्कुल नहीं। असल में उस समय वे करंट को वापस खींचने का रास्ता दे रहे होते हैं। बिजली हमेशा अपना सर्किट पूरा करके वापस अपने स्रोत तक जाना चाहती है। 3 फेज सिस्टम का डिजाइन ही ऐसा है कि करंट एक फेज से आता है और उसी समय बचे हुए 2 फेजों का इस्तेमाल करके वापस लौट जाता है। क्या बात है! मतलब क्योंकि तीनों की टाइमिंग अलग-अलग है, वे एक दूसरे के रास्ते में आने के बजाय एक दूसरे के लिए वापसी का रास्ता बनाते हैं। एकदम सही समझे। अगर मोटर के अंदर तीनों फेजों का इस्तेमाल बिल्कुल बराबर हो, जिसे बैलेंस्ड लोड कहते हैं, तो किसी न्यूट्रल तार की जरूरत ही नहीं पड़ती। सिंगल फेज में वेव के बीच में जो शून्य का खाली गैप रह जाता है, 3 फेज में वो तीनों वेव्स एक दूसरे के ऊपर इस तरह ओवरलैप करती हैं कि मोटर को लगातार एक स्मूथ और भारी पावर मिलती रहती है। और शायद इसीलिए भारी इंडस्ट्रियल मशीनें हमेशा 3 फेज पर ही चलती हैं। हाँ, यही मुख्य कारण है। अब यहाँ तक ये बात पूरी तरह साफ हो गई है कि इंडस्ट्रियल मोटर को चलने के लिए इसी 3 फेज एसी बिजली की जरूरत होती है, और मोटर के घूमने की स्पीड इस बात पर निर्भर करती है कि एसी की फ्रीक्वेंसी क्या है। यानी पावर प्लांट में वो चुंबक जनरेटर में कितनी तेजी से घूम रहा था। बिल्कुल, लेकिन ग्रिड से जो बिजली आ रही है वो तो फिक्स्ड है ना। वो या तो 50 हर्ट्ज होगी या 60 हर्ट्ज। इसे हम अपनी मर्जी से बदल तो नहीं सकते। तो फिर ये VFD इस बनी बनाई और फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी को आखिर बदलता कैसे? तो यहीं से VFD का असली काम शुरू होता है। स्रोत के अनुसार VFD सबसे पहले इस आती हुई एसी बिजली के टुकड़े करता है। इसके लिए VFD का पहला मुख्य हिस्सा काम में आता है, जिसे रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर? हाँ, जब 3 फेज सप्लाई, जिसे समझने के लिए आमतौर पर लाल, पीले और नीले रंग से दर्शाया जाता है, वो VFD में प्रवेश करती है, तो उसका सीधा सामना इसी रेक्टिफायर से होता है। तो इसके अंदर होता क्या है? रेक्टिफायर के अंदर 6 डायोड्स होते हैं जो एक खास क्रम में जुड़े होते हैं। डायोड्स का काम किसी वन वे वाल्व की तरह होता है। वे बिजली को सिर्फ एक ही दिशा में आगे जाने देते हैं और उसे वापस उल्टी दिशा में बहने से पूरी तरह रोक देते हैं। मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे किसी हाईवे पर सिर्फ एक तरफ जाने की अनुमति हो और वापसी का कोई रास्ता ही ना हो। हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने। और इसी वन वे नियम की वजह से वो जादू होता है जिससे एसी बिजली डीसी में बदलने लगती है। स्रोत में इस प्रक्रिया को बहुत ही बारीकी से समझाया गया है। जब तीनों फेज रेक्टिफायर में आते हैं, तो हर पल कोई ना कोई फेज अपनी पूरी ताकत यानी पॉजिटिव पीक पर होता है। मान लेते हैं कि पहले फेज 1 अपनी पीक पे आता है, करंट फेज 1 से आता है और डायोड 1 से होकर आगे बढ़ जाता है। डायोड उसे वापस नहीं जाने देता। फिर ये करंट VFD के आगे के सर्किट से गुजरता है। अब इसे वापस भी जाना है। ठीक उसी समय फेज 2 अपने नेगेटिव हिस्से में होता है, यानी वो वापसी का रास्ता तैयार कर रहा होता है। एकदम सही। तो ये करंट डायोड 6 से होता हुआ फेज 2 के रास्ते वापस लौट जाता है। यानी करंट आया फेज 1 से और गया फेज 2 से। और ये पैटर्न हर पल बदलता रहता है। कुछ मिलीसेकंड बाद फेज 3 अपने नेगेटिव हिस्से में चला जाता है, तो करंट डायोड 2 से होकर फेज 3 के जरिए वापस जाने लगता है। फिर फेज 2 का पॉजिटिव पीक आता है,
तो करंट डायोड 3 से अंदर आता है। ये तो एक बहुत ही सटीक चक्र है जो लगातार चलता रहता होगा। हाँ, लगातार। डायोड 1 से 6, 1 से 2, 3 से 2, 3 से 4, 5 से 4 और अंत में 5 से 6। डायोड्स केवल उसी फेज को पास होने देते हैं जो उस समय अपने पीक पर होता है। नतीजा ये होता है कि अगर हम किसी ऑसिलोस्कोप पर इस आउटपुट को देखें तो अब हमें वो एसी वाली ऊपर नीचे जाने वाली लहर नहीं दिखेगी। तो क्या दिखेगा? उसकी जगह हमें एक ऐसा करंट मिलेगा जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव दिशा में बह रहा है। लेकिन ये अभी पूरी तरह से सपाट और स्मूथ नहीं होता। अच्छा। हाँ, ये कई छोटी छोटी लहरों से मिलकर बनता है जिन्हें रिपल्स कहते हैं। इसलिए इस अवस्था को रफ डीसी कहा जाता है। रफ डीसी। और यहीं पर वीएफडी का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा यानी डीसी बस या फिल्टर मैदान में आता है ना? बिल्कुल, क्योंकि ये रफ डीसी मोटर को चलाने या आगे के काम के लिए काफी नहीं है। तो इसे एकदम साफ और स्मूथ बनाने के लिए कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। मैं अगर स्रोत की बात करूं तो कैपेसिटर बिल्कुल एक पानी की टंकी या स्टोरेज रिजर्वेयर की तरह काम करता है। जब रफ डीसी की लहर ऊपर जाती है और सिस्टम में इलेक्ट्रॉन जरूरत से ज्यादा होते हैं तो कैपेसिटर उन्हें सोख लेता है। ठीक वैसे ही जैसे बारिश के मौसम में एक बड़ा डैम फालतू पानी को रोक लेता है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। और जब लहर नीचे जाने लगती है यानी जब वोल्टेज में कमी आती है तो कैपेसिटर अपने अंदर जमा ऊर्जा को वापस सर्किट में छोड़ देता है। इस भरने और छोड़ने की लगातार प्रक्रिया से वे सारी छोटी छोटी लहरें या रिपल्स पूरी तरह खत्म हो जाती हैं और हमें एकदम साफ, सीधी और कांस्टेंट डीसी वोल्टेज की लाइन मिल जाती है। लेकिन देखिए, यहां मैं आपको रोकूंगा। अगर इस पूरी प्रक्रिया पर एक कदम पीछे हटकर विचार किया जाए तो एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है। क्या सवाल? हमारी मोटर तो असल में एसी बिजली पर ही चलती है ना? हाँ, 3 फेज एसी पर। तो फिर ग्रिड से आने वाली एसी बिजली को हमने लिया, उसे रेक्टिफायर से रफ डीसी में बदला और फिर कैपेसिटर लगाकर उसे एकदम प्योर डीसी बना दिया। मोटर को तो एसी चाहिए थी, तो फिर हम जानबूझकर उल्टे रास्ते क्यों जा रहे हैं? ये तो बेवजह काम बढ़ाने वाली बात लगती है। अरे, ये सवाल इस पूरी तकनीक का सबसे अहम हिस्सा है। मैं समझाती हूँ। अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो ग्रिड से जो एसी हमें मिल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 या 60 हर्ट्ज पर पूरी तरह फिक्स्ड है। ये ग्रिड पावर प्लांट के विशालकाय टरबाइनों से जुड़ा है। उसे हम बदल नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। हम उस चलती हुई भारी लहर की रफ्तार को बीच में से पकड़कर अपनी मर्जी से धीमा या तेज नहीं कर सकते। अगर मोटर को सीधा ग्रिड से जोड़ा जाए और सिर्फ वोल्टेज को कम करके मोटर को धीमा करने की कोशिश की जाए तो पता है क्या होगा? मोटर रुक जाएगी। या तो वो रुक जाएगी या फिर अत्यधिक गर्मी पैदा करके जल जाएगी। इसलिए उस फिक्स फ्रीक्वेंसी के बंधन से आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। डीसी बिजली में बदलकर असल में उस पुरानी फ्रीक्वेंसी को पूरी तरह से मिटा दिया जाता है। डीसी का मतलब है 0 हर्ट्ज, कोई लहर नहीं, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं। अच्छा, तो कैपेसिटर हमें एकदम साफ ब्लैंक कैनवस दे देता है। बिल्कुल। अब जब हमारे पास ग्रिड से अलग थलग एक साफ डीसी की रिजर्वर आ गई है तो इस ब्लैंक कैनवस पर अपनी मर्जी की किसी भी फ्रीक्वेंसी वाली एक नई एसी लहर बनाई जा सकती है। ओहो ये तो कुछ ऐसा है जैसे किसी पुरानी गलत डिजाइन वाली बिल्डिंग को उसकी बुनियाद से बदलकर नया बनाने के लिए उसमें छोटे मोटे बदलाव करने के बजाय पहले पूरी बिल्डिंग को घिराकर जमीन को बिल्कुल समतल करना पड़े। हाँ, ताकि एक नए सिरे से अपनी मर्जी का डिजाइन खड़ा किया जा सके। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। तो अब जब एक एकदम साफ डीसी बिजली आ गई है तो इस ब्लैंक कैनवस पर नई एसी लहर कैसे बनाई जाती है? मुझे लगता है यहीं रहे वीएफडी का तीसरा और सबसे जटिल हिस्सा शुरू होता है, इन्वर्टर। एकदम सही। इन्वर्टर का काम है उस साफ डीसी को वापस एसी में बदलना, लेकिन इस बार ग्रिड की शर्तों पर नहीं बल्कि हमारी शर्तों पर। इन्वर्टर के अंदर कई बहुत ही तेज इलेक्ट्रॉनिक स्विच होते हैं जिन्हें IGBT कहा जाता है। IGBT ये नॉर्मल स्विच जैसे होते हैं? अरे नहीं, ये घरों में लगे साधारण स्विचों की तरह बिल्कुल नहीं होते। ये 1 सेकंड में हजारों बार ऑन और ऑफ होने की क्षमता रखते हैं। एक 3 फेज मोटर को चलाने के लिए इन स्विचों को जोड़ों में खोला और बंद किया जाता है। इसे समझने के लिए मान लेते हैं कि इन्वर्टर में 6 स्विच लगे हैं। जब कंट्रोलर स्विच 1 और 6 को बंद करता है तो करंट एक खास दिशा में बहता है, फेज 1 से फेज 2 की तरफ। फिर अगले ही पल 1 और 2 को बंद किया जाता है
तो दिशा बदल जाती है और करंट फेज 1 से 3 की तरफ जाने लगता है। और फिर इसी तरह 3 और 2, फिर 3 और 4, फिर 5 और 4 और अंत में 5 और 6 का नंबर आता है। तो एक माइक्रो प्रोसेसर इन स्विचों को लगातार इसी क्रम में बहुत तेजी से खोलता और बंद करता रहता है। इससे मोटर के अंदर मौजूद कॉइल्स को ऐसा लगता है जैसे करंट बार बार अपनी दिशा बदल रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी में होता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी तकनीकी अड़चन है। वो क्या? अगर सिर्फ इन स्विचों को सीधा ऑन और ऑफ किया जाए तो जो लहर बनेगी वो एसी की स्मूथ साइन वेव जैसी बिल्कुल नहीं होगी। वो एक चकोर आकार की स्क्वायर वेव होगी, क्योंकि करंट या तो एकदम से फुल होता है या एकदम से जीरो। तो क्या मोटर उस स्क्वायर वेव पर चल नहीं पाएगी? मोटर चल तो जाएगी, लेकिन ये बहुत ही झटकेदार होगी। मोटर के अंदर भयानक कंपन होगा, वो बहुत शोर करेगी और कुछ ही समय में जरूरत से ज्यादा गर्म होकर खराब हो जाएगी। इंडस्ट्रियल मशीनों को वो प्राकृतिक स्मूथ गोलाई वाली साइन वेव ही वापस चाहिए होती है। तो ये गोलाई बनती कैसे है? इसी गोलाई को बनाने के लिए वीएफडी का ब्रेन एक बहुत ही शानदार तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिसे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन या PWM कहते हैं। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, नाम तो बहुत भारी भरकम है, लेकिन मैंने स्रोत में पढ़ा था इसका काम बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, बिल्कुल। इसे अगर मैं एक साधारण एनालॉजी से समझाऊं, मान लीजिए हम बगीचे में पौधों को पानी देने के लिए एक ऐसे नल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो या तो पूरी तरह खुलता है या पूरी तरह बंद होता है। अब अगर आगे पाइप से पानी के प्रेशर को बहुत ही बारीक तरीके से आधा या 1/4 करना हो तो हम क्या करेंगे? नल को आधा खोलेंगे। नहीं, नल तो सिर्फ पूरा खुलता है या पूरा बंद होता है। तो हम नल को बहुत तेजी से लगातार खोलना और बंद करना शुरू कर सकते हैं। अगर नल को ज्यादा देर तक खुला रखा जाए और बहुत कम मिलीसेकंड के लिए बंद किया जाए तो आगे पाइप में पानी का बहाव तेज महसूस होगा। अच्छा, और अगर उल्टा करे तो? वहीं अगर नल को बस एक पल के लिए खोला जाए और ज्यादा देर बंद रखा जाए तो पानी बस रिसेगा या बहुत हल्का बहाव देगा। हालांकि पानी झटकों में आ रहा है, लेकिन अगर ये काम 1 सेकंड में 1000 बार किया जाए तो आगे पाइप में पानी का प्रेशर बिल्कुल स्मूथ और कम लगेगा। मुझे लगता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन बिल्कुल यही काम बिजली के साथ करता है। ये एनालॉजी इसके काम करने के तरीके को बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। बहुत ही बेहतरीन। PWM में इन्वर्टर का कंट्रोलर उन IGBT स्विचों को एक ही साइकिल के भीतर कई बार पल्स करता है, यानी झटके से खोलता और बंद करता है। तो वो इन पल्सेस की चौड़ाई को बदलता है। हाँ, वो इन पल्सेस की चौड़ाई यानी विड्थ को लगातार बदलता रहता है। साइकिल के बीच में जहां साइन वेव को अपनी पूरी ऊंचाई पर होना चाहिए, वहां स्विच को ज्यादा देर तक ऑन रखा जाता है, और जहां वेव को नीचे आकर शून्य पर आना होता है, वहां स्विच को बहुत ही कम समय के लिए ऑन किया जाता है। मतलब बिजली छोटे छोटे टुकड़ों में आगे बढ़ती है। आँखों छोटे छोटे टुकड़ों को अलग अलग महसूस नहीं कर पाती। मोटर का अपना इंडक्टेंस इन सबका एक औसत निकाल लेता है, और जब हम उस औसत को देखते हैं तो वो बिल्कुल एक परफेक्ट स्मूथ साइन वेव की तरह काम करता है। और सबसे कमाल की बात ये, मतलब जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी, कि इसी PWM तकनीक से वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों पर पूरा कंट्रोल मिल जाता है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। स्विचों को औसतन कितनी देर तक ऑन रखा गया, उससे तय होता है कि आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, और स्विचों के खुलने बंद होने का पूरा पैटर्न या साइकिल कितनी तेजी से पूरा हो रहा है, उससे तय होती है फ्रीक्वेंसी। VFD 60 हर्ट्ज बना सकता है, 50 हर्ट्ज बना सकता है, या जरूरत पड़ने पर 30 हर्ट्ज या 15 हर्ट्ज भी बना सकता है। और क्योंकि मोटर के घूमने की स्पीड सीधे तौर पर इसी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है, अब मोटर को किसी भी मनचाही स्पीड पर बिना किसी झटके के चलाया जा सकता है। यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग सिद्धांत जुड़ता है, जिसे वोल्ट्स पर हर्ट्ज रेशियो कहते हैं। ये रेशियो क्या करता है? देखिए, VFD सिर्फ फ्रीक्वेंसी को कम नहीं करता, बल्कि उसी अनुपात में वोल्टेज को भी कम करता है। अगर वो ऐसा ना करे तो धीमी स्पीड पर मोटर में जरूरत से ज्यादा करंट बहने लगेगा और वो जल जाएगी। VFD इस संतुलन को बनाए रखता है। ये तो बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है। हाँ, और यही वो जगह है जहां ये पूरी तकनीक ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति बन जाती है। जब कोई बड़ी इंडस्ट्रियल मोटर बिना VFD के एकदम से चालू होती है, तो उसे अपनी जगह से हिलने और रफ्तार पकड़ने के लिए अपनी सामान्य जरूरत से 6 से 8 गुना ज्यादा करंट खींचना पड़ता है। इसे इनर्श करंट कहते हैं। 6 से 8 गुना? ये तो पावर ग्रिड पर बहुत भारी दबाव डालता होगा। बिल्कुल, ये न केवल मोटर की वाइंडिंग को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि पूरे पावर ग्रिड की स्थिरता बिगाड़ सकता है।
लेकिन VFD इस इनर्श करंट की समस्या को पूरी तरह से खत्म कर देता है। ये फ्रीक्वेंसी को 0 से शुरू करके धीरे धीरे बढ़ाता है, जिससे मोटर बिना किसी भारी झटके के बहुत ही स्मूथ तरीके से अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। मतलब शुरू में हमने जिस बिना एक्सेलरेटर वाली गाड़ी की बात की थी, अब उसमें दुनिया का सबसे स्मूथ एक्सेलरेटर लगा दिया गया है। बिल्कुल सही कहा। और ऊर्जा की बचत का असली जादू तब दिखता है जब हम एफिनिटी लॉज यानी मोटर के काम करने के नियमों को देखते हैं। किसी पंप या पंखे की स्पीड को अगर VFD के जरिए आधा कर दिया जाए, यानी 100% से 50% कर दिया जाए, तो क्या आपको लगता है कि उसकी ऊर्जा की खपत भी आधी हो जाएगी? नॉर्मल लॉजिक तो यही कहता है कि आधी होनी चाहिए। यही तो कैच है। अफिनिटी लॉज के अनुसार पावर की खपत स्पीड के क्यूब यानी घन के अनुपात में घटती है। इसलिए 50% स्पीड पर मोटर आधी नहीं बल्कि केवल 12.5% ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। अरे बाप रे, 12.5%, मतलब सीधे सीधे लगभग 87% की बचत। हाँ, और डैनफोर्स जैसे आधुनिक HVAC सिस्टम्स इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। जब कूलिंग की डिमांड कम होती है तो वे सिस्टम को बंद करने के बजाय उसकी स्पीड को थोड़ा कम कर देते हैं, जिससे ऊर्जा की खपत में इतनी भारी गिरावट आती है। ये डिमांड और सप्लाई के बीच का सबसे बेहतरीन संतुलन है। ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाला है कि कैसे कुछ डायोड्स, कैपेसिटर्स और तेली से काम करने वाले इलेक्ट्रॉनिक स्विच मिलकर इतनी बड़ी वैश्विक ऊर्जा समस्या का समाधान कर देते हैं। ग्रिड की फिक्स AC को रफ DC में तोड़ा जाता है, उसे फिल्टर करके एकदम साफ किया जाता है और फिर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के जरिए लाखों टुकड़ों में काटकर अपनी जरूरत के हिसाब से एक नई मनचाही लहर गढ़ ली जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को देखकर एक जरूरी सवाल और विचार सामने आता है। आज की इस चर्चा से ये साफ है कि VFD बिजली की लहर को लगभग एक कला की तरह तोड़ते और दोबारा बनाते हैं ताकि मशीनें हमारी जरूरत को बिल्कुल सटीकता से मैच कर सकें। एक कला की तरह। हाँ, ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं है, ये एक तरह की माइक्रो लेवल इलेक्ट्रिकल वेव स्कल्पटिंग है। सूक्ष्म स्तर पर बिजली की लहरों को तराशने का काम। वेव स्कल्पटिंग, ये शब्द इस पूरी तकनीक के सार को बहुत ही सटीकता से पकड़ लेता है। और सोचने वाली बात यह है कि आने वाले समय में जब वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमत लगातार बढ़ रही है, पावर ग्रिड्स पर दबाव बढ़ता जा रहा है, तो क्या दुनिया की हर छोटी बड़ी मोटर में ये वेव स्कल्पटिंग अनिवार्य हो जाएगी? क्या भविष्य में कोई भी ऐसी इंडस्ट्रियल मशीन या घरेलू उपकरण नहीं बचेगा जो उस पुरानी अक्षम ऑन या ऑफ की भाषा को समझता हो? मतलब हर मशीन के अंदर अपना खुद का एक एक्सेलरेटर होगा। हाँ, शायद हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां हर उपकरण अपनी ऊर्जा की लहर खुद तराशेगा। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। जिस तरह से शुरुआत में हमें उस बिना एक्सेलरेटर वाली गाड़ी के विचार पर हैरानी हुई थी, बहुत मुमकिन है कि आने वाली पीढ़ियां हमारे पुराने बिना VFD वाले एयर कंडीशनर और पानी के पंप देखकर हैरान होंगी। वे सोचेंगी कि हम कितनी ऊर्जा सिर्फ मशीन को झटके से चालू और बंद करने में बर्बाद कर देते थे। बिल्कुल, VFD सिर्फ एक तकनीकी पुर्जा भर नहीं है, ये ऊर्जा को समझदारी से इस्तेमाल करने की दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। ये बिजली के बहाव को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेने और उसे हमारी जरूरत के हिसाब से ढालने की कला है। इस बेहतरीन वेव स्कल्पटिंग और ऊर्जा के भविष्य के विचार के साथ आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त होता है। इस बात पर जरूर विचार किया जा सकता है कि कैसे इंसान ने प्रकृति की एक अदृश्य लहर को अपनी उंगलियों पर नचाना सीख लिया है।